Okay, see this question. Vector A is horizontally away from you, and B is horizontally towards left. So what will be the direction of A cross B if you are in standing position? सब थोड़ी देर के लिए समझ लो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तुम, है ना? वेक्टर ए इधर जाएगा, दूसरा वेक्टर लेफ्ट जा रहा है बी दिस साइड, तो अपना ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? कोई भी पोजीशन में खड़े रहो, आंसर वही आएगा. इट इज नॉट दैट कि हमें नॉर्थ ही फेस करना. यू बी इन एनी पोजीशन, आंसर विल नॉट चेंज. सर इन दोनों के बीच में अभी क्या सिखाया मैंने? फिंगर्स किधर रखनी है? फर्स्ट वेक्टर की. इसमें डायग्राम मत देखो, डायग्राम तो मैंने जस्ट ऐसे बनाया. यू विजुअलाइज योरसेल्फ. तुम अपने सामने वेक्टर ए को जाते हुए देखो, वेक्टर बी को किधर? टुवर्ड्स योर. इट इज हॉरिजॉन्टली गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट. वेक्टर इज गोइंग अवे फ्रॉम यू वेरेवर यू आर स्टैंडिंग और सिटिंग. तो इमेजिन करो, डायग्राम मत छोड़. डायग्राम तो जस्ट मैंने इसको छोड़ दो. यू विजुअलाइज दैट थिंग. तो फिंगर्स को क्या करना है? फिंगर्स को किधर रखनी है? अवे फ्रॉम यू. राइट हैंड को तुम्हें ऐसे होल्ड, राइट हैंड को होल्ड करना है अवे फ्रॉम यू. और पाम शुड बी विच साइड? जिधर दूसरा वेक्टर जा रहा है. आ रहा समझ में? बोलो किधर होगा आंसर? ये तुम लोग को अभी तो समझाया मैंने. टेल मी द आंसर. एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, दूसरा लेफ्ट में, दोनों हॉरिजॉन्टल है. तो पहला वेक्टर इधर है, तो इधर फिंगर्स रखो. palm should be this side because vector b is going towards left of you. दिया ना ऊपर. perpendicular to the surface. हम किधर जाएगा? तो हमारे पास ऑप्शन है, देखो, अप डाउन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 6 ऑप्शन है तुम्हारे पास. Up. नॉर्थ ईस्ट. बाकी लोगों का क्या आ रहा है आंसर? इधर इधर पहला वेक्टर है, दूसरा इधर है, हॉरिजॉन्टल है दोनों. इधर हाथ रखेंगे, पाम इधर होगा, थंब ऊपर जाएगा. अप आंसर है. ठीक है. और ये वाला, ये अपने आप बताओ इसका आंसर. वेक्टर ए इज हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम यू. ठीक है. एंड वेक्टर बी इज अपवर्ड. फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. तुम्हारा फेस नॉर्थ की तरफ है. पहला वेक्टर ए की तरफ हाथ ऐसे रखने हैं कि पाम बी की तरफ चली जाए, और thumb should be right angle to the fingers right from the beginning. Will indicate A cross B. क्या आंसर आ रहा है? बोलो जल्दी से. ईस्टवर्ड्स होगा क्या? बाकी लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे? ईस्टवर्ड होगा. देखो, ये हमने बॉक्स के उसमें बनाया, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है. ये पहला वेक्टर ए इधर जाएगा, बी ऊपर जाएगा. जब हम फिंगर सीधे रखेंगे, पाम ऊपर की तरफ फेस करेंगे, कर्लिंग बाद में इधर करना. थंब अपने इधर जाएगा, इधर ईस्ट होगा.
अगर हमने इधर नॉर्थ लिया, इधर वेस्ट होगा, पीछे साउथ होगा, फिंगर्स थंब इधर जाएगा ना, फिंगर्स ऐसे रखेंगे, ओरिजेंटल अपना हाथ ऐसा ओरिजेंटल रहेगा ना, पाम ऊपर की तरफ आएगी, बिकॉज सेकंड वेक्टर। अभी तुम रखो अपना हाथ ऐसे, राइट, कीप योर फिंगर्स अवे फ्रॉम यू, palm should be upward, thumb comes towards right, right की तरफ क्या है इधर, ईस्ट है, when you are facing this side, तुम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो, ईस्ट आंसर है, क्लियर और नॉट। तो ये ऐसे राइट हैंड रूल यूज करते हैं जो कि हम बार बार यूज करते आ रहे हैं, तो यू आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर ये आई थॉट टू एक्सप्लेन टू यू अगेन, क्लियर। Yes, sir. तो वापस चलते हैं उसी टॉपिक पर। फेजर डायग्राम को मैंने क्या बोला था, वी कैन जस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में दिखाएंगे। करंट को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही लेने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल ही लेने वाले हैं। करंट इधर है तो वोल्टेज अभी नीचे, वोल्टेज इज लैगिंग, करंट इज लीडिंग, है ना, करंट जो है लीड कर रहा है, अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जब ये यहाँ पहुंचेगा, वोल्टेज यहाँ पहुंच जाएगा, तो करंट ऊपर पहुंच जाएगा, आई एंड बी लीडिंग रहेगा हमेशा, फाई विल बी 90 डिग्री, तो करंट लीड्स, वोल्टेज अभी पीछे है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं ये वेक्टर्स। तो ये फेजर डायग्राम हमें ये आगे डेरिवेशन में यूज करना है, इसलिए हमने ऐसे बनाया। करंट को हमने हमेशा ओरिएंटल दिखाया, वोल्टेज को अप या डाउन दिखाया, इसमें वोल्टेज डाउन है, किसका वोल्टेज, ये कैपेसिटर का वोल्टेज है ना, VC, which is lagging by 90 degree, current is leading by 90 degree in capacitor. So this is the phasor diagram shown with the vertical and horizontal phasors. Now इसमें भी पावर देखो, पावर का डेरिवेशन अगर आता है कैपेसिटर में तो ये भी कंपैरेटिवली इजी है, 2-3 लाइन में हो जाता है। देखो पावर P इक्वल टू VI होता है फॉर्मूला, पहले इंस्टेंटेनियस पावर का लिखेंगे, P पावर इन कैपेसिटर इज V इंटू I। तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, वोल्टेज एंड करंट की इक्वेशन देखो, वोल्टेज की इक्वेशन Vm साइन ओमेगा टी है, करंट की Im कॉस ओमेगा टी है। देखो यहाँ पे कॉस है तो बाद में हमने कन्वर्ट किया ना। ओके एक काम करते हैं, थोड़ा सा रुको, आई जस्ट लेट मी मेक इट इजियर फॉर यू। वोल्टेज की इक्वेशन लिख देते हैं पहले, पावर इन कैपेसिटर, वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, Vm साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन लिखेंगे Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, नहीं करंट लीड करता है प्लस, प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, Vm इंटू Im साइन ओमेगा टी, एक कॉस हो जाएगा, एक साइन ओमेगा टी है, दूसरा कॉस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 2, तो ये 2 साइन ओमेगा टी बन जाएगा। तो साइन 2 ओमेगा 2 की वैल्यू 0 होती है, एवरेज वैल्यू इज 0, इसकी एवरेज वैल्यू इज 0, तो पावर कंजम्पशन इज 0 हियर। कैपेसिटर में भी पावर कंजम्पशन 0 होता है, अगर तुम एसी को कैपेसिटर के साथ लगा के छोड़ दो, इट विल नॉट कंज्यूम एनी पावर। इंडक्टर को एसी के साथ लगा के छोड़ दो, इट विल नॉट कंज्यूम एनी पावर। इंडक्टर का मैंने बताया था, अपना चार्जर इंडक्टर ही है, कभी कभी स्विच ऑन रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, इट डजंट कंज्यूम एनी पावर, बट उतना आइडियल नहीं होता, थोड़ा बहुत पावर कंज्यूम करता ही है, वो बेटर यू स्विच इट ऑफ, नॉट फॉर द सेक ऑफ पावर, बट इसकी फिर वो लाइफ कम हो जाती है ना, कंटिन्यूअस करंट फ्लो होता रहेगा तो उसकी जो है डिके होगा उसको, तो इसलिए बेटर स्विच ऑफ व्हेन यू डोंट नीड इट, बट अदरवाइज इट विल नॉट कंज्यूम द पावर।
कीप कनेक्टेड AC। सर आपने वो साइन 2 ओमेगा टी लिखा है या साइन स्क्वायर ओमेगा टी? साइन 2 ओमेगा टी। ओके सर। ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लगा दिया। ओके, थोड़ा सा मैं गैप करके 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। ऑलराइट, यस सर। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी 0 होती है। तो ये देखो, एक क्वेश्चन भी है उसमें, फोर्थ क्वेश्चन शायद हम लोगों ने किया था, ये फिफ्थ था, थर्ड एंड फोर्थ किया था। व्हाट इज द नेट पावर अब्सॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर द कंप्लीट साइकिल? एक में इंडक्टर था, एक में कैपेसिटर था, दोनों में 0 आएगी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो हमने प्रूव किया है, डायरेक्ट ले सकते हैं, बिकॉज वन इज आइडियल इंडक्टर, अदर इज आइडियल कैपेसिटर। तो ये हो गए पॉइंट खत्म, बट ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी है। देखो एक बार इसमें, एक बार क्वेश्चन आ चुका है लास्ट 10 ईयर्स में। देखो लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा था, ये ग्राफ दे दिया था ऐसा, बोला था ये किसका, इंडक्टर का है कि कैपेसिटर का है। तो देखो कैसे, एक इसमें अगर सपोज यहाँ पे करंट लिख के छोड़ दिया, केवल करंट का ही देना जरूरी है, बस करंट देंगे, इसका करंट दे दिया तो करंट लीड कर रहा है, तो बोला ये कौन सा ग्राफ हो सकता है? एक करंट दे दिया तो दूसरा वोल्टेज ही होगा। ठीक है, इसका होगा कैपेसिटर का होगा, ये करंट अगर लीडिंग है। फिर इसका चार्ज का भी दिया हुआ है, दोनों में से एक चार्ज का शायद नहीं पूछा था, केवल ये और ये और ये पावर का दिया था, एक दिया था, दोनों आइडेंटिफाई करने थे। एक वोल्टेज का आ गया, पावर का ये होगा, पावर की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है, जल्दी जल्दी उसकी पावर पॉजिटिव नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ से पता करना है करंट जो है लीडिंग है इसमें। अभी VI डायग्राम बनाया था ना मैंने, तो ये VI ये वाला जो करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वोल्टेज नहीं, वोल्टेज 0 है तो करंट पीक वैल्यू, तो ये वाला है I एंड V ग्राफ, तो पावर ऐसा। तो ये थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करो, ये मैंने की पॉइंट तो बता दिया तुम्हें, तो ये इसके पॉइंट्स जो है थोड़ा एक पॉइंट 0 से 1 वाला समझा देता हूँ। 0 से 1, करंट बिकम्स मैक्सिमम, करंट बिकम्स मैक्सिमम टू 0, मैक्सिमम से 0 की तरफ आ रहा है इस क्वार्टर साइकिल में। प्लेट ए ऑफ द कैपेसिटर इज चार्ज टू पॉजिटिव पोलैरिटी, ये वाली पॉजिटिव प्लेट है इधर लेफ्ट वाली, बिकॉज करंट अभी पॉजिटिव ही है। वोल्टेज VC इज इक्वल टू Q बाय C इज इन फेज विद द चार्ज, जो चार्ज का फेज है वोल्टेज का भी वही फेज है। V एंड I आर बोथ आर पॉजिटिव, देखो V बढ़ रहा है, I घट रहा है, दोनों पॉजिटिव है, ऊपर ही है दोनों, देयरफॉर पावर इज पॉजिटिव, पावर का पॉजिटिव आया जाता है। एनर्जी इज अब्जॉर्ब, पावर पॉजिटिव होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, कैपेसिटर अब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी एज कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज। सेकंड वाले क्वार्टर में देखो करंट नेगेटिव हो चुका है, पावर वोल्टेज अभी धीरे धीरे 0 हो रहा है, वोल्टेज एंड करंट को मल्टीप्लाई करेंगे, एक नेगेटिव है पॉजिटिव, तो पावर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव पावर मींस वो वापस सोर्स को एनर्जी हैंड ओवर कर रहा है, पहले अब्जॉर्ब किया था, बाद में सोर्स को हैंड ओवर कर दिया, फिर नेक्स्ट साइकिल में अब्जॉर्ब किया, फिर सोर्स को हैंड ओवर कर दिया, तो नेट पावर कंज्यूम इज 0 इन कैपेसिटर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है they are useful for computer programmation also. Is there any problem? Sachin. Okay, Sachin was waiting since long. Okay. Hmm.
तो ऑलराइट, ठीक है, तो जस्ट दिस यू हैव टू रीड इट, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसका। ओके, तो दिस इज ओवर नाउ। इसके लिए देखते हैं क्वेश्चंस है क्या। नहीं, अभी रेजिस्टेंस के लिए है ये। रेजिस्टेंस का मोस्ट सिंपल है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। एसी कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस इज द सिंपलेस्ट वन, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर। देखो एसी का बिहेव, रेजिस्टेंस का जो बिहेवियर है डीसी एंड एसी के साथ एक जैसा रहता है, जैसा डीसी में पढ़ा वैसा। तो लेट्स सी, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर, ये रेजिस्टेंस है, एसी कनेक्ट किया उसमें, तो वोल्टेज का फार्मूला V इज इक्वल टू Vm, सेम सब दोनों में जो लिखते आ रहे हैं सेम में। देखो ठीक है, तो एसी अप्लाइड टू रजिस्टर, वोल्टेज अप्लाइड ये है किरचॉफ लॉ से, ऐसे जा रहे हैं, करंट करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आई आर। सपोज उस मोमेंट पे ये पॉजिटिव है, V पॉजिटिव है, तो ये V पॉजिटिव रहेगा, तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। इससे क्या मिला, किरचॉफ लॉ से, या डायरेक्ट भी यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। अगर ये किरचॉफ नहीं लगाना है, सिंस ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V, तो I जो है R को नीचे भेज दो इधर, I इज इक्वल टू V बाई आर, V की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से बस, तो Vm बाई आर विल बी पीक करंट Im। तो करंट की इक्वेशन ये मिल गई। इन फेज वोल्टेज एंड करंट बोथ आर, तो वोल्टेज में भी ओमेगा साइन ओमेगा टी है, करंट में भी साइन ओमेगा टी है, बोथ आर इन फेज। और Im क्या है, ये Vm बाई आर है, Vm बाई आर इज Im। M stands for maximum, maximum current is maximum voltage upon resistance, peak current in phase, both are in phase, nobody leads here, both are एक साथ दोनों peak value पे पहुंचेंगे, एक साथ zero पे बोलेंगे पहुंचेंगे, that is what is the meaning of in phase। resistor works well with the DC and AC both, well मतलब दोनों एक जैसा है, resistor works same way, well की जगह same लिख देते हैं, same way with DC and AC both। phasor diagram, sorry, anything anything No, sir, actually I was writing. okay, तो रेजिस्टेंस का डेरिवेशन नहीं पूछा जाता बिकॉज इट इज सो सिंपल, नथिंग डिफरेंस इज देयर। तो ये नहीं, दोनों इंडक्टर एंड उसमें कैपेसिटर का करंट का डेरिवेशन पूछा जाता है, बट वी शुड नो दिस ऑल पॉइंट्स आल्सो। फेजर डायग्राम में दोनों एक ही तरफ रहेंगे, तो करंट तो मैंने बोला हमेशा हॉरिजॉन्टल लेना है, वोल्टेज अप या डाउन, इसमें वोल्टेज फेज में सेम फेज में है तो वोल्टेज भी हॉरिजॉन्टल रहेगा। 5 is 0, 5 is the phase difference between current and voltage, which is 0, no phase difference, दोनों एक साथ पीक वैल्यू पे पहुंच रहे। देखो वोल्टेज का ये है, जब वोल्टेज पीक वैल्यू पे पहुंचा तो करंट भी पीक वैल्यू पे पहुंचा। इसका फेजर डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ये मैंने बनाया था एक्चुअली, बुक में ये नहीं दिया है। होल्ड ऑन, देखो अगर हमने प्रीवियस लाइन से बनाया, जैसे प्रीवियस डायग्राम में बनाया गया था, यहाँ से हमने वोल्टेज ले लिया, वोल्टेज का वो लिया और करेस्पॉन्डिंग करंट का ये ले लिया, तो वोल्टेज एंड करंट एक ही डायरेक्शन में आ रहे, इसको हमने हॉरिजॉन्टल बना लिया। तो बोथ आर रीचिंग टू द पीक वैल्यू टुगेदर, वोल्टेज एज वेल एज करंट इन फेज। इसका ग्राफ कैसा आएगा बोलो, इफ आई आस्क यू वेरिएशन ऑफ आर विद फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी का रेजिस्टेंस के साथ ग्राफ ड्रा करना है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है,
नो चेंज, रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी पे, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एफ। एफ बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस वर्क सेम वे इन एसी एज इन डीसी, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एफ। डायग्राम नहीं है बुक में, but just if it is asked you can just draw it like this. Independent of f, f के साथ कोई रिलेशन ही नहीं मिला हमें इसमें। इसमें पावर कंजम्पशन निकाल सकते हैं वही फॉर्मूले से, P इक्वल टू VI से भी निकाल सकते हैं, I स्क्वायर R से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के पावर के 2-3 फार्मूले जो डीसी में है वो यहाँ भी I स्क्वायर R से निकाला मैंने, P इक्वल टू VI से भी तुम निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो I की वैल्यू पुट कर दी, I am sin ओमेगा टी स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R। तो एवरेज पावर में किसका साइन ओमेगा टी का एवरेज करेंगे, ये तो सब एवरेज वैल्यू रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 आती है, हमने पढ़ा था बिगनिंग ऑफ दिस लेक्चर में, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 आती है। बस यही आंसर हो जाएगा, पावर का यही आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे लिखो, या वी आई के टर्म में भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो आई एम वी एम, एक आई एम कैंसिल हो जाएगा, हाफ। ओके लिखे यहाँ पर तीसरा फार्मूला, हाफ आई एम आर इज इक्वल टू वी एम अपॉन आई एम, ये स्क्वायर है, एक आई चला जाएगा, हाफ वी एम इंटू आई एम वी आर। रूट आरएमएस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, देखो ये टू को रूट टू 2 बार लिख सकते हैं, विच विल बी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। आरएमएस के टर्म में 2 चला जाएगा। पीक वोल्टेज एंड पीक करंट के टर्म्स में नीचे 2 रहेगा, तो ओम्स लॉ जैसे फार्मूले हैं। तो ये मैं हटा देता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जितने ज्यादा कंजेस्टेड नहीं करता इसको। M stands for maximum, M stands for maximum। तो ये देखो ये क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है, इसमें लाइट बल्ब is rated 100 watt 220 volt, find the resistance। वही डीसी वाले जो फार्मूले थे वही, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो फर्स्ट पार्ट उससे हो जाएगा, द पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स, पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स इज √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज हमेशा आरएमएस वोल्टेज रहता है, √2 टाइम्स कर देंगे पीक की। हमने किया तो था पीछे, कितना आया था 311 कुछ आया था शुरू में जब हमने आरएमएस पढ़ा था ना, उस समय किया था। और अभी क्या निकालना है, पीक वोल्टेज हो गया, आरएमएस करंट इज आरएमएस वोल्टेज अपॉन आर। आर हमने इससे निकाल लेंगे, पावर दिया वी दिया तो आर आ जाएगा पावर एंड। ये डीसी जैसे ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। सॉल्व एग्जांपल यू कैन कंप्लीट इट। 7.1 ये बिगनिंग में ही दिया है, चैप्टर के बिगनिंग में ही दिया था, मैंने लास्ट में कराया तो ये वाला टॉपिक। ये चेक पॉइंट ये मैंने कैंसिल कर दिए। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखो इजी है ये, AC voltage applied to the series LCR circuit। इसमें क्या पूछते हैं, derive the relation for total resistance which is called impedance of the circuit। total resistance को क्या बोलते हैं, impedance। इसका डेरिवेशन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर, तो हम फेजर डायग्राम से करते हैं इसको।
फेजर डायग्राम से ही पूछा जाता है, एनालिटिकल मेथड वाला नहीं है अपने कोर्स में। तो देखते हैं ये वेक्टर्स आपका पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। ये देखो तीनों एलसीआर सीरीज सर्किट है, एलसीआर सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, कैपेसिटर इंडक्टर को यहाँ। तो दिस इज नॉट मैंडेटरी कि इंडक्टर पहले होना चाहिए, कोई भी पहले हो सकता है, सीरीज में होनी चाहिए बस। ये एसी सोर्स है नीचे, which is given by Vm sin omega t। तो consider LCR series circuit, L stand for inductor, C capacitor, R resistor with AC voltage V is equal to Vm sin omega t, ये वाला। Let VR, VL and VC are the potential difference across resistance, inductor and capacitor। ये इनके क्रॉस वोल्टेज है, VL यहाँ पर है, VC इसके क्रॉस है, VR इसके क्रॉस है। Our potential difference across R, L and C। Let Im is the peak current and Vm is the peak voltage. Therefore, peak voltages across inductor, peak voltage के टर्म में लिखा, तो इसकी जरूरत नहीं थी फिर। ठीक है, उसको समझने के लिए अभी हमने इसमें क्या किया, m लगा देंगे तो ये पीक वोल्टेज हो जाएंगे, कुछ भी नहीं लगा था, बस सिंबल्स देते। दिस इज ऑप्शनल, यू डोंट राइट, ऑलराइट। ठीक है, इसको निकाल ही देते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब नहीं, ये छोड़ दो, जितने कम लिखेंगे उतना से। Im is the peak current, Vm is the peak voltage, therefore peak voltages across resistance, inductance and capacitance। तो VR, R स्टैंड पर रेजिस्टेंस, M स्टैंड पर पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज में पीक करंट लेना है, ओम्स लॉ है, दिस ऑल थ्री आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR, तो I यहाँ पे पीक वोल्टेज लिखना है तो पीक करंट लेना है, रेजिस्टेंस। ऐसे इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, XL होता है, कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस क्या होता है, XC होता है। तो ऑल थ्री विद द ओम्स लॉ। ठीक है, ये डायग्राम भी देख लो। ओके, मैं इसको वर्टिकल लोड करता हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर वर्टिकल लोड करता हूँ। चलो, तो ये हो गया, फिर ये हो गया। नाउ कंबाइंड फेजर डायग्राम देखो, अभी देखो इसमें सभी में ध्यान से देखो, करंट हॉरिजॉन्टल लाइन पर है और वोल्टेज हॉरिजॉन्टल है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हॉरिजॉन्टल है और इंडक्टर के अक्रॉस ऊपर है और इसके अक्रॉस नीचे है। तो तीनों डायग्राम को एक साथ बना रहा हूँ, VR, VL एंड VC। तो VR तो इधर है देखो, ये वाला, VL ऊपर था, VL को हमने बड़ा लिया, VC को थोड़ा छोटा लिया, VC। तो ये दोनों आउट ऑफ फेज 180 डिग्री है, एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों वेक्टर ऊपर नीचे, इनका डिफरेंस कितना बचेगा, इतना बचेगा, विच इज VL माइनस VC। इसको इधर ले आए तो ये तुम्हारा हो गया VL माइनस VC, मैक्सिमम है ना, VM M भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर M भी लिखना पड़ेगा, M लिख रहे हैं, पीक वैल्यू के साथ डील कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये दोनों का डिफरेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर का डिफरेंस। तो ये हो जाएगा Vm विल बी द अप्लाइड वोल्टेज, पीक वैल्यू, अप्लाइड वोल्टेज की पीक वैल्यू है ये, क्योंकि इनका सबका जो वेक्टर सम होगा वही तो अप्लाइड वोल्टेज होगा Vm। इनका जो वेक्टर सम करेंगे that should be the net voltage, that should be the applied maximum voltage। तो Vm हमने लिखा ही ऊपर, Vm यहाँ पे लिखा, peak applied voltage, peak voltage which is applied by the source here। ये पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे, Vm is equal to root of VR square
एंड इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ डायग्राम में OB स्क्वायर, OB इज इक्वल टू रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का, OA प्लस वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पे क्या है, VR है, ये वाला VR है में। वर्टिकल में क्या है, VL माइनस VC है, उसका स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वोल्टेज के रिलेशन निकालने पड़ते तो इससे निकालने पड़ते, बट दिस इज नॉट द डेरिवेशन हियर। डेरिवेशन आगे एंड रिजल्ट आगे। तो वोल्टेज जो है ये एक इन फेज नहीं है, देखो वोल्टेज आउट ऑफ फेज है ना। ये वोल्टेज जो है आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका डिफरेंस है इसके साथ, इसीलिए वो पाइथागोरस थ्योरम से नेट वोल्टेज आ रहा है। they are out of phase, they are not in line, they are not in phase like DC में जैसे फेज में थे तो वहां पे सिंपली ऐड हो जाते थे, V = V1 + V2 + V3। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से या फेजर डायग्राम से हमने वेक्टर डायग्राम से ऐड किया। अभी वोल्टेज की वैल्यू पुट करनी है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, सभी में करंट IM आ जाएगा, IM को बाहर निकाल लो, यहाँ पे R² और ये VL माइनस VC बचेगा, IM को नीचे ले आओ, तो ये VM upon IM, total voltage upon total current is called total resistance, which is Z, last alphabet of English, है ना, alphabet। तो Z is the total resistance, Z को क्या बोलते हैं, VM upon IM is Z, it is called impedance, which is nothing but a total resistance, का यूनिट क्या होगा, ओम। तो ये जो है this is Z and right side में ये बचा, this is a required derivation, important है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ते हैं हमें। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ तक है, देखो ओके, काफी छोटा तो नहीं हो रहा, देखो ये पूरा डेरिवेशन यहाँ पे। So this is useful relation, derivation also, and numericals भी इसके important है। ये जो है ये डेरिवेशन नहीं है, ये बीच वाला, ये तो न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट डेरिवेशन इज दिस impedance, Z is called impedance, that is the total resistance of LCR series circuit। सपोज इसमें कैपेसिटेंस नहीं है तो उसको टर्म को छोड़ देना, इंडक्टर नहीं है तो उसको जीरो कर दो, रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको जीरो, जरूरी नहीं कि हमेशा तीनों हो सकता है वन ऑफ देम इज नॉट देयर, उसको जीरो लिख देंगे। ठीक है, एक पॉइंट और बता दूं यहाँ पे, जस्ट इसको देख लो, इसमें कुछ पूछना है क्या। यहाँ पे देखो ये फाइल लिखा है ना, करंट देखो इधर है IM और ये वोल्टेज है पूरा VM। जो फाई होता है, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। यहाँ पे देखो बड़ा करके दिखा, इधर करंट जो है रेजिस्टेंस के साथ इन फेज रहता है, ये टोटल सर्किट का टोटल करंट है IM, ये सर्किट का टोटल वोल्टेज है VM, पीक वैल्यूज है, उनके बीच का जो एंगल होता है उसको फेज डिफरेंस बोलते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो फाई इज ऑलवेज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। Just will wind up in 2 minutes. कुछ पूछना है तो पूछ, देखो सब में हमने क्या किया, करंट सब में ओरिएंटल दिखाया हमने, वोल्टेज को अप या डाउन दिखाया डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। इंडक्टर में वोल्टेज ऊपर होता है, लीड करता है, कैपेसिटर में नीचे जाता है, रेजिस्टेंस में इन फेज रहता है, यहाँ पे इन फेज है, यहाँ पर वोल्टेज लैगिंग है, यहाँ पे लीडिंग है, सबको कंबाइन करके यहाँ पे दिखा दिया फिर हमने। ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, ओरिएंटल ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यहाँ पर ये वोल्टेज है, वोल्टेज का ओम्स लॉ से
V इज इक्वल टू आई आर लगा दिया, करंट को बाहर लेके इधर डिनोमिनेटर में लेके आ गए, तो वोल्टेज अपन करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इम्पीडेंस टोटल वोल्टेज है, सर्किट का टोटल करंट है, तो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा जिसको इम्पीडेंस बोलते हैं। इम्पीडेंस की यूनिट रेजिस्टेंस ही है, ओम्स होगी। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा, जिसमें मिस्टेक होती है। मेरा क्वेश्चन ये है, देखो ओके एक पॉइंट और है, देखो यहाँ पर ये छोटे से 2 पॉइंट है, इसको कवर कर लेते पहले। प्रूव दैट जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, जेड पीक वैल्यू के साथ था रेशियो, बट आरएमएस के साथ भी हो सकता है। यस, पीक वैल्यूज को हम क्या लिखते थे, आरएमएस अपॉन रूट टू कैंसिल हो जाएगा। आरएमएस वोल्टेज लिया तो आरएमएस करंट से डिवाइड करेंगे तो जेड मिलेगा। पीक वोल्टेज लिया तो पीक करंट से डिवाइड करेंगे तब भी जेड मिलेगा। तो either you take both the value RMS or you take both the value peak, दोनों से Z ही रहेगा, पीक वैल्यू के साथ भी आरएमएस वैल्यू के साथ, बिकॉज इसमें रूट टू दोनों में आता है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, किसी किसी बुक में लिखते हैं व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इंपीडेंस कॉल्ड, तो व्हाट इज द एडमिटेंस इन दिस सर्किट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस। इंपीडेंस के रेसिप्रोकल को एडमिटेंस बोलते हैं, ए, जिसका यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स। तो impedance का reciprocal is known as admittance, or admittance is the reciprocal of impedance. So it is not in NCERT book, but you should know it, sometimes required. ठीक है। और तो ये मेरा एक क्वेश्चन देख के वाइंड अप कर रहा हूँ। ये इम्पीडेंस ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है, देखो ये वाला क्वेश्चन नीचे, सबसे नीचे देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इम्पीडेंस if capacitor is removed from LCR circuit, LCR series circuit। सपोज हमने कैपेसिटर को निकाल दिया, ठीक है, तो इम्पीडेंस बढ़ेगा, घटेगा या नो चेंज। अभी हमने डेरिवेशन किया था जेड का, ये आया था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट के बाद होल स्क्वायर, इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं है ये, जस्ट सी इट केयरफुली। ये फार्मूला भी डिराइव किया हमने। तो अगर हमने इसमें से कैपेसिटर निकाल दिया, जीरो हो गया, हो जाएगा मोटा, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंपीडेंस? दिस इज माय क्वेश्चन, दैट्स ऑल। एनीबॉडी वांट टू रिप्लाई नाउ? सर इंक्रीज होगा क्या, हो सकता है इंक्रीज हो। Increases is the first answer coming, but there are other possibilities also. डिक्रीज भी हो सकता है, मतलब हाँ, तो तुम्हें कुछ बताना, केसेस में। एग्जाम्पल देना है। इंक्रीज होगा तो उसका एग्जाम्पल देना, डिक्रीज होगा तो उसका। नो चेंज भी तो हो सकता है।